नमस्कार। आज हम पिथौरागढ़ उत्तराखंड की कुछ बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक जगहों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम बात करेंगे छिपलाकोट, सैराकोट और अस्कोट की। हमारा मकसद है कि इनकी अपनी अहमियत क्या है और ये आपस में कैसे जुड़े थे, खासकर वो कोट यानी किले वाली संस्कृति, और हाँ, बाद में गोरखा शासन का क्या असर रहा। बिल्कुल, ये श्रोता में पिथौरागढ़ के पहाड़ी इतिहास की कई परतें खोलने का एक अच्छा मौका देते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये धार्मिक जगहें, राजाओं के गढ़ और जो राजनीतिक ताकतें थीं, वो एक दूसरे से मतलब जुड़ी हुई थीं। तो शुरुआत करते हैं छिपलाकोट से। ये काली और गोरी नदी के बीच में है, सही, धारचूला और मुनस्यारी के बीच। इसे छिपिलधुरा भी कहते हैं शायद। यहाँ ऊंची चोटियां हैं, झीलें हैं, बुग्याल भी हैं। पर सबसे खास बात तो वो लोक देवता वाली है ना, छिपला केदार। हाँ, बिल्कुल, छिपला केदार का निवास स्थान माना जाता है इसे। और दिलचस्प ये है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि चोटी पर पुराने किले के कुछ निशान तो हैं, अवशेष हैं, पर इसे मुख्य रूप से देवकोट ही माना गया है। मतलब देवता का किला, किसी राजा का राजनीतिक किला नहीं। अच्छा, देवकोट, ये तो अलग बात है, मतलब राजा का नहीं, देवता का। जी, हर 2 साल में करीब 40 गांव के लोग वहां पूजा और यात्रा के लिए आते हैं। इससे पता चलता है कि इसका महत्व पूरी तरह से धार्मिक है। वैसे ट्रैकिंग के लिए भी बहुत खूबसूरत लेकिन मुश्किल जगह है ये। एक पवित्र स्थल। तो क्या ये किसी बड़ी राजनीतिक ताकत के असर में था? हम्म अच्छा, अब आते हैं सेराकोट पर। ये डीडी हाट के पास है। ये भी एक पहाड़ी किला है और मंदिर भी है वहाँ। कहते हैं वहाँ से पंचचूली और नंदा देवी पर्वत दिखते हैं। हाँ, नज़ारा शानदार है वहां से। स्रोत बताते हैं कि इसे रैका राजा ने बनवाया था और शिवरात्रि पर वहाँ बड़ा मेला भी लगता है। तो सेराकोट ये छिपलाकोट से कैसे अलग हुआ फिर? सेराकोट थोड़ा अलग है। ये प्रशासनिक और सामाजिक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल सेंटर ज्यादा लगता है। ये वो राजा देवता वाली परंपरा का उदाहरण है, जहां राजा या शासक धार्मिक कामों से, जैसे शिवरात्रि मेले से, सीधे जुड़ा होता था। अच्छा, तो छिपलाकोट एकदम धार्मिक गढ़ हो गया और सेराकोट में राजा और धर्म दोनों का मिला-जुला रूप दिखता है। बिल्कुल सही। सेराकोट में आपको प्रशासनिक और धार्मिक दोनों भूमिकाएं दिखती हैं। एक ही इलाके में कोट के कितने अलग-अलग रूप हैं, ये दिलचस्प है। सही कहा। शायद उस वक्त की जो अलग-अलग पावर स्ट्रक्चर्स थीं, ये उसी तरफ इशारा करता है। हाँ, हो सकता है। अब आते हैं तीसरे जरूरी स्थल पर, अस्कोट। ये पिथौरागढ़ धारचूला वाले रास्ते पर है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के लिए तो जाना ही जाता है, पर ऐतिहासिक अस्कोट रियासत भी तो यहीं थी। सेराकोट से ज्यादा दूर नहीं, शायद 20-30 किलोमीटर। अस्कोट, और यहाँ की क्या कहानी है? यहाँ भी कोई कोट है? हाँ, अस्कोट बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये साफ करनी है स्रोतों के हिसाब से कि यहाँ का राजवंश पाल या राजवार था। इसकी स्थापना 1279 में अभयपाल देव ने की थी, जो कत्यूरी वंश के ही थे। ये रावत वंश नहीं है। रावत एक अलग टाइटल या सरनेम है। ओके, पाल या राजवार वंश। जी। और अस्कोट मशहूर है अपनी 80 कोट वाली कहानी के लिए, यानी 80 किले। हालांकि इन 80 किलों की कोई पूरी पक्की लिस्ट तो नहीं मिली है अब तक, पर यह नाम ही एक बड़े नेटवर्क का, एक बड़े असर वाले इलाके का संकेत देता है। लखनपुर कोट इसका एक जाना माना उदाहरण है। 80 कोट, ये तो काफी बड़ा नेटवर्क लगता है। जी। तो क्या इसका जुड़ाव छिपलाकोट या सेराकोट से था? देखिए, जगह की नजदीकी और ये 80 कोट नेटवर्क को अगर देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि छिपला कोट पर अस्कोट का असर शायद ज्यादा रहा होगा सिराकोट के मुकाबले। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि छिपला कोट तो पूरी तरह धार्मिक जगह थी ना, तो वो आसानी से अस्कोट जैसी बड़ी राजनीतिक ताकत के प्रभाव में आ सकती थी। जबकि सेराकोट की अपनी एक अलग थोड़ी प्रशासनिक पहचान भी थी, रैका राजाओं के तहत। ये बात तो है। लेकिन फिर ये दोनों अस्कोट और सेराकोट इतने पास होकर भी अलग-अलग इकाइयां कैसे बने रहे? पहाड़ी भूगोल, इसमें पहाड़ों का बड़ा रोल है। घाटियां, ऊंची पहाड़ियां, ये सब नेचुरल बाउंड्री बना देती हैं। इससे छोटी छोटी इंडिपेंडेंट रियासतें पनपती हैं। खासकर जब कत्यूरी साम्राज्य कमजोर पड़ा तो शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ। स्रोत भी यही इशारा करते हैं। इसी से अस्कोट के पालवंश और सेराकोट या डीडी हाट के मल या रैका शासक उभरे, जो बाद में चंद राजाओं के अधीन आ गए थे। और फिर आए गोरखा, 1790 से 1815 तक। स्रोतों में गोरखा पोर्ट, सोर पट्टी का भी जिक्र है।
उसका क्या असर हुआ इन सब पर? गोरखा काल ने तो इन लोकल ताकतों की आज़ादी, उनकी स्वायत्तता लगभग खत्म ही कर दी। अस्कोट के पाल राजा हों या सेराकोट के शासक, वो बस नाम के रह गए थे। असली कंट्रोल तो गोरखा सूबेदारों के हाथ में आ गया था। और सोरपट्टी, वो गोरखा पोर्ट? हाँ, सोरपट्टी, जिसे गोरखा पोर्ट कहा गया है, वो सीधे गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे था। शायद कोई ज़रूरी टैक्स कलेक्शन सेंटर रहा हो या कोई सैनिक चौकी। मतलब वो अस्कोट या सेराकोट के दायरे से बाहर सीधे गोरखा नियंत्रण में था। और स्रोत में जो भटकोट या थरकोट जैसे नाम है ना, हाँ। वो ज्यादातर पहाड़ी चोटियों के नाम लगते हैं। जरूरी नहीं कि वो राजनीतिक किले हों। थरकोट तो एक पहाड़ की चोटी का नाम भी है। अच्छा, तो कुल मिलाकर जो स्रोत हमारे पास हैं, उनसे ये तस्वीर उभरती है कि छिपलाकोट एक पवित्र देवस्थल था, शायद अस्कोट के असर में ज्यादा। सिराकोट में राजा और देवता की मिलीजुली परंपरा थी और अस्कोट एक अहम स्थानीय ताकत थी जिसके 80 कोट नेटवर्क की कहानियां हैं। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर फिर गोरखा शासन ने अपनी प्रशासनिक छाप छोड़ी, खासकर सोरपट्टी जैसे इलाकों पर सीधा कंट्रोल रखकर। ये सारी जानकारी वाकई हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे बिखरे हुए सबूतों, लोक कथाओं और बदलते शासनों के बीच पहाड़ी इलाकों का सही इतिहास जानना कितना मुश्किल है। हाँ, बहुत चुनौतीपूर्ण है। फिर भी ये कोट और उनकी कहानियां आज भी वहाँ की पहचान का, लोकल आइडेंटिटी का एक अटूट हिस्सा हैं। और हाँ, ये सवाल तो खैर बना ही रहता है कि क्या कभी भविष्य में इन 80 कोट का कोई नक्शा या कोई पूरी सूची मिल पाएगी? क्या ये पहेली कभी पूरी तरह सुलझेगी? ये देखना होगा।